Hello viewers, welcome or welcome back to the channel. In this video lecture, we will cover the topic lesson 3 of our class 11th history book, The Vedic Culture. अब तक हम टोटल 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सीधा 3rd चैप्टर पे आ गए हो तो आप प्लीज़ पहले वो 2 चैप्टर ज़रूर कवर कर लो, या आपने पर्सनली अगर कवर कर लिए सो दैट्स फाइन। बिकॉज हम तमिलनाडु की बुक क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो थोड़ी क्रोनोलॉजिकली हमें मतलब उसका जो चैप्टर्स है वो क्रोनोलॉजिकली हमें मिले हैं, तो हमें समझना आसान हो जाता है। हिस्ट्री में कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक लिंक बना पा रहे हो कि हाँ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अगर आप ये लिंक ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो आपको समझना मतलब हिस्ट्री को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलो हम भी थोड़ा सा लिंक बनाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, किस तरीके से ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिस्ट्री के अंदर। दूसरा सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा वो था हड़प्पन कल्चर के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं द वैदिक कल्चर के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, लेसन 2 में हड़प्पन कल्चर के अंदर हमने जस्ट सेकेंड हमने 4 एजेस पढ़ी थी, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और मेटल एज। सॉरी, और हमने ये पढ़ा था कि मेटल एज के बाद में जो एज आई थी वो थी हमारी आयरन एज। और आयरन एज जो थी वो वैदिक कल्चर को डिनोट करती है, यानी कि वैदिक कल्चर की मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास में आयरन एज आई थी। पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, मेटल एज, ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद में आना था हमारा आयरन एज, जो कि हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The city of Harappan culture has declined by 1500 BC. हड़प्पन कल्चर की जो सिटीज़ थी वो 1500 BC के टाइम पे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गई थी। उसके रीज़न जो हैं वो हर फिलोसोफर ने, हर हिस्टोरियन ने अलग अलग बताए हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली देयर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैज़ स्लोली डिक्लाइंड। तो अगर वो हड़प्पन कल्चर ही डिक्लाइन करने लग गया तो वो पूरी तरीके से उसके इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डिक्लाइन हो गया। इसी पीरियड के अराउंड में इंडो आर्यन लैंग्वेज, जो संस्कृत स्पीकर जो थे, वो एंटर करे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर दोनों में थोड़ा, फर्स्ट में बेसिकली रीड किया कि किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था, उधर के जो पासेस थे, हिमालयन रेंज होने के बावजूद भी वहाँ पे जो पासेस बहुत सारे बने हुए थे, उसके थ्रू बहुत सारे इन्वेडर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए फ्रॉम इंडो ईरानियन रीजन। इनिशियली शुरुआत में दे वुड हैव कम इन स्मॉल नंबर्स थ्रू द पासिस इन नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। देयर इनिशियल सेटलमेंट्स वर देयर इन द वैली ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड द प्लेन ऑफ पंजाब। शुरुआत में जैसे ही जब वो इन्वेडर्स इंडिया आए थे तो उनका जो एरिया था कि कहाँ सेटल हुए, वो जहाँ पे आए, जहाँ से आए वो वहीं पर ही बस गए। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट के अंदर, यानी कि जहाँ से वो जिन पासेस के थ्रू आ रहे हैं वहीं पे ही उन्होंने अपना सेटलमेंट जचा लिया। और द प्लेन्स ऑफ पंजाब, पंजाब अब इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया है। अब मतलब करंटली उस टाइम पे इनिशियली पंजाब एक बहुत ही बड़ा एरिया था। हालांकि अब वो पंजाब पाकिस्तान का और पंजाब इंडिया का, दोनों को मिला के उस टाइम एक ही पंजाब था। उस एरिया में वो लोग सेटल हो गए। लेटर दे मूव्ड इनटू इंडो गैंगेटिक प्लेन एज दे वर मेनली अ कैटल कीपिंग पीपल। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि जो हमारे जो इंडो आर्यन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज स्पीकर्स थे, जो इन्वेडर्स आए इंडो ईरानियन रीजन से, वो मेनली कैटल कीपिंग पीपल थे।
उनका मेनली काम क्या था, वो पाश्चर के सर्च में थे। और जैसा कि हम जानते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स के एरिया में बहुत अच्छी फसल थी, बहुत उपजाऊ ज़मीन थी, वो है भी करंटली, तो वहाँ पे गुड पाश्चर की अवेलेबिलिटी थी। बाय 6th सेंचुरी BC दे ऑक्यूपाइड द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। 6th सेंचुरी BC किस टाइम पे आए वो, जब हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन होने लगा 1500 BC के टाइम पे, तब आए। और बाय 6th सेंचुरी BC उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को कब्जा ही कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। और उस टाइम पे उस एरिया को उनको रेफ़र किया, विच वाज, जो नॉर्थ इंडिया था उसको रेफ़र किया जाता था आर्यवर्त नाम से, आर्यवर्ता। दिस पीरियड बिटवीन 1500 BC एंड 600 BC may be divided into अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, देखो जैसे हमने हड़प्पन कल्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसी तरीके से हम वैदिक कल्चर को वैदिक कल्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, इनकी टाइमलाइंस पे अगर ध्यान दिया जाए, अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग्वेद भी बोलते हैं, ऋग वैदिक पीरियड, जो कि 1500 BC से 1000 BC तक का टाइम पीरियड था। और लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो वो था 1000 BC टू 600 BC का टाइम पीरियड। और लेटर वैदिक के एंड में ही हम आयरन एज को हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिनल होम्स ऑफ आर्यन। द ओरिजिनल होम्स ऑफ आर्यन इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन। देखो एंशियंट हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिबेटेबल, क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं है, बिकॉज कुछ रिटन एविडेंस तो हमारे पास में है नहीं। हमारे पास में है आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिनके थ्रू हमने मतलब उनकी एज निकाल के हम आइडिया लगा सकते हैं सिर्फ। तो अगर आर्यंस के होम की बात की जाए तो उनका जो होम था कि वो कहाँ के थे, वो एक डिबेटेबल क्वेश्चंस है। और हर डिफरेंट स्कॉलर का इस पर एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है, सब ने अपनी अपनी बात बताई है। रीजन्स एज द होम ऑफ ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन, दे इंक्लूड आर्कटिक रीजन। उनको बोला जाता है कि वो आर्कटिक रीजन के थे या वो जर्मनी के भी थे। कोई कहता है कि सेंट्रल एशिया से ही आए थे और कोई कहता है साउथ रशिया के थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्ग्यू किया और बताया कि आर्यन केम फ्रॉम आर्कटिक रीजन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। उन्होंने अपनी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से आइडिया लगाया और बताया कि आर्यंस जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे। हालांकि जो थ्योरी है साउथ रशिया की वो ज़्यादा प्रोबेबल है एंड वाइडली एक्सेप्ट की जाती है हिस्टोरियंस के थ्रू। From there, the Aryan moved to different parts of Asia and Europe. They entered India in about 1500 BC and came to be known as Indo-Aryans. They spoke the Indo-Aryan language and संस्कृत। इंडो आर्यन की लैंग्वेज थी संस्कृत, वो इंडो आर्यन लैंग्वेज और संस्कृत बोला करते थे। इंडो आर्यन पीपल जो कि इंडिया में 1500 BC में आए, एज सिंपल एज इट कैन बी। वैदिक कल्चर, द वर्ड वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट विद विच मीन्स टू नो। वेदा का मतलब, वेदा जो है वो एक रूट वर्ड उसका क्या है, विद, जिस विद का मतलब है टू नो, कुछ जानना। इन अदर वर्ड्स टर्म वेदा सिग्निफाइज सुपीरियर नॉलेज, कि एक हाई एंड नॉलेज होना उसका वो सिग्निफाई करता है। मतलब उसका क्या है, वेदा एक विद वर्ड से लिया गया है, विद का मतलब है टू नो, और जो वेदा है वो सिग्निफाई करता है सुपीरियर नॉलेज को। द वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ 4 वेद। आप सबको पता ही होगा 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है इन चारों वेद्स में। इसके अंदर टोटल 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स मतलब भजन कह सकते हो। द हाइम्स वर संग इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड। द यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिटेल्स ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। ये सब की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 1 मिनट में हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए।
टोटल हमारे पास में 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, जिसके अंदर 128 हाइम्स हैं और ये कि भगवान के प्रेज में गाए जाने वाले भजन इसके अंदर है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो उसके अंदर डिटेल्स हैं रूल की, जो कि फॉलो करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस। सामवेद इज सेड टू ट्यून फॉर द पर्पज ऑफ चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। उसके अंदर ट्यून्स हैं फॉर द पर्पज ऑफ चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ चैंट एंड ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक आर ट्रेस्ड इन इट। द अथर्ववेद कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, तो किस वेद में क्या क्या मेजर चीज़ें हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वैदिक लिटरेचर का। Beside the Veds, there are other sacred works like Brahmans, Upanishad, Aryank and Epic Ramayana and Mahabharata. Brahmans are the treatises relating to prayer and sacrificial ceremony. Upanishad are philosophical texts dealing with topics like soul. देखो एक चीज़ तुम समझ सकते हो कि इस टाइम पीरियड में राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, पर पता है ये लेटर में स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे क्या है, मतलब बताया जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा, ये चीज़ें सुनाई जा रही हैं। The absolute, the origin of the world and the mysterious nature. The Aryanks are called forest books and they deal with mysticism, rites, rituals and sacrifice. The author of Ramayana was Valmiki and that of Mahabharata was Ved Vyas ji. वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी ये रामायण और महाभारत बुक के ऑथर थे, लिखने वाले थे। ऋग्वेदिक एज और अर्ली वैदिक पीरियड 1500 to 10,000 BC. During the Rigvedic period, the Aryans were mostly confined to Indus region. ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो उस टाइम में जो आर्यंस थे वो इंदस रीजन तक ही थे, यानी कि जहाँ से वो आए थे नॉर्थ वेस्ट रीजन में, इंदस रीजन जो है वहीं पे ही वो सेटल्ड थे। द ऋग्वेदा रेफर्स टू सप्त सिंधु और द लैंड of 7 rivers. This include 5 rivers of Punjab, namely Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj, along with the Indus and Saraswati. The political, social and cultural life of Rigvedic people can be traced from hymns of Rigveda. हमारे पास में आइडिया लगाने के लिए कि उस टाइम में क्या था, सिर्फ ये हाइम्स ही हैं, ये भजन ही हैं, जिनसे हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड में क्या होता था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कुला और फैमिली, कुल बेसिकली कुल। Several families joined together on the basis of their kinship to form village or gram. The leader of gram was known as Gramani. A group of village constitute a large unit called Visu. It was head by Vishyapati. The highest political unit was called Jana or tribe. There were several tribal kingdoms during Rigvedic period such as Bharatas, जिनके नाम पे भारत रखा गया, मत्स्यास, यादूस एंड पुरुष। देखो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो एक बेसिक यूनिट जो थी वो थी कुल, और एक परिवार होता था बेसिकली जॉइंट फैमिली टाइप में, बेसिस ऑफ देयर किनशिप टू फॉर्म अ विलेज और ग्राम। द लीडर ऑफ ग्राम के लीडर का नाम था ग्रामणी। अ ग्रुप ऑफ विलेज कंस्टिट्यूट अ लार्ज यूनिट कॉल्ड विशु। जैसे कि एक विलेज है, दूसरा विलेज, तीसरा ग्राम, हर ग्राम का लीडर था ग्रामीणी। ये सब ग्राम मिलकर एक चीज बना रहे थे, या ग्रुप ऑफ ग्राम, उसको हम बोलते थे विसु। इट वॉज हेडेड बाय विश्यापति, और विसु का हेड था विश्यापति। इसको आप सीएम भी कह सकते हो कि स्टेट बन गई, स्टेट का हेड हो गया सीएम, उस टाइप में। हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी जन और ट्राइब। ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास में ट्राइब पीपल थे या फिर ट्राइबल किंगडम थी, जैसे भारताज, मत्स्यस, यदुस और पुरुष। द हेड ऑफ द किंगडम वॉज कॉल्ड राजन और किंग। ऋग्वेदिक
polity was normally monarchical and succession was hereditary. मोनार्की थी, राजा, मोनार्की सिस्टम था, और जो सक्सेशन था वो हेरिडिटी बेस्ड था कि राजा का बेटा राजा बनेगा. द किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित और प्रीस्ट और सेनानी और कमांडर ऑफ आर्मी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. There were two popular bodies called Sabha and Samiti. The former seems to have been a council of elder and later a general assembly of entire people. Social life. Rigvedic society was patriarchal. Rigvedic society पुरुषवादी थी कि जो हेड ऑफ फैमिली होगा वो एक मेल होगा. द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली और ग्राम. द हेड ऑफ द फैमिली वॉज नॉन एज गृहपति. मोनोगैमी वॉज जनरली प्रैक्टिस्ड वाइल पॉलीगैमी वॉज प्रेवलेंट among the royal and noble families. The wife took care of household and participate in all major ceremonies. Women were given equal opportunity as men for their spiritual and intellectual development. There were women's poets like Apala, Vishwara, Ghosha, Lopamudra during Rigvedic period. Women could even attend the popular assembly. There was no child marriage and practice of sati was absent. हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब पढ़ा तब भी हमने देखा कि प्रैक्टिस ऑफ सती जो थी वो हड़प्पन में भी नहीं थी, वो ऋग्वेदिक पीरियड में भी नहीं थी. यानी कि जब हम हिस्ट्री के बहुत पीछे जाते हैं तब सती प्रथा टाइप की चीज़ें, चाइल्ड मैरिज या फिर वुमेन के साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट होना, ये सब प्रिविलेंट ही नहीं थे, जब थे ही नहीं उस टाइम पे. तो ये कब आए, कैसे आए, ये हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमें समझ आएगा. बोथ मेन एंड वुमेन वोर अपर एंड लोअर गारमेंट मेड ऑफ कॉटन एंड वूल. ये तो हमने देखा था, ये तो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टार्ट हो गया था कि एक कॉटन के कपड़े या फिर वूल के कपड़े पहनना लोगों ने स्टार्ट किया है. अ वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट वर यूज्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन. वीट एंड बार्ले, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर लाइक कर्ड, घी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वर द चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड. द ईटिंग ऑफ काउज मीट वॉज प्रोहिबिटेड सिंस इट वॉज अ सेक्रेड एनिमल. काओ का मांस खाना, गाय का मांस खाना एक प्रोहिबिशन था उस वैदिक टाइम में, बिकॉज गाय जो थी वो एक सेक्रेड पवित्र जानवर है. चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग, म्यूजिक एंड डांस were the favorite pastime. The social divisions were not rigid during Vedic period. The social divisions were not rigid. यानी कि जो समाज में जो ऊंच जात, नीच जात, इन सब का जो भेदभाव था या जो डिवीजन थी सोसाइटी के अंदर, वो रिजिड नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी. पीरियड एज इट वॉज इन द लेटर वैदिक पीरियड. जैसे जैसे आप लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे, बिकॉज देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो एक सेकेंड, जो किंग का, हाँ ये रहा वर्किंग, जो किंग था वो असिस्टेड बाय पुरोहित और प्रीस्ट. प्रीस्ट क्या होता है बेसिकली, हम पंडित, ठीक है. तो आगे जाके अभी तक तो लिखना ही नहीं आ रहा लोगों को. लेटर वैदिक पीरियड में जब वो लिखना सीखेंगे, राइट करना सीखेंगे, तब जाके एक सोसाइटी में डिवीज़न स्टार्ट होगी और जो कि रिजिड हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा. तो ये हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम समझ पाएंगे कि ये कैसे इवॉल्व हुई ये चीज़ें और क्यों इवॉल्व हुई. फिर आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड. द ऋग्वेदिक आर्यंस वर pastoral people and their main occupation was cattle rearing. Their wealth was estimated in terms of their cattle. कि कौन कितना अमीर है, ये उनकी जो वेल्थ थी वो किसके पास में कितनी कैटल है उससे पता लगता था. When they permanently settled in North India, they began to practice agriculture. अब जब वो सेटल हो गए हैं, देखो पेस्टरल पीपल जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के तो बिल्कुल अपोज ही हो गए. क्यों? क्योंकि पेस्टोरल पीपल जो है उनका काम क्या, घुमंतू जातियाँ जैसे, ठीक है. तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अपना जीवन चलाने के लिए, ठीक है. पर अब जब वो लोग ही सेटल हो गए हैं तो वो एग्रीकल्चर ही करेंगे ऑब्वियसली. विद द नॉलेज एंड द यूज ऑफ आयरन they were able to clean forest and bring more lands under cultivation. देखो आयरन एज आ गई है तो अब आयरन का यूज़ करने लग गए हैं, तो उनके पास में और ख़तरनाक टूल्स हो गए हैं. पहले स्टोन के टूल्स थे, अब आयरन के टूल्स हैं. तो उनको पेड़ काट के उनको मतलब लैंड क्लियर करना, फॉरेस्ट काट के उनको लैंड क्लियर करना ईजी हो गया है, तो अब वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं. कारपेंट्री वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन इन द availability of wood from forest cleared made through profession profitable. कारपेंटर जो थे वो प्रोड्यूस करते थे चैरियट्स एंड प्लग. अब मतलब प्लग्स भी आ गए हैं, समझ रहे हो कि अब क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो गए हमारे पास में. वर्कर्स इन मेटल वर
Workers in metal made a variety of articles with copper, bronze, and iron. Spinning was another important occupation of cotton and woolen. Fabric was made. Goldsmith जो थे वो एक्टिव थे in making ornaments. Potters made various kinds of vessel for domestic use. ट्रेड जो था वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी. रिवर जो थी वो एज इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट उस टाइम पे थी. ट्रेड वॉज कंडक्टेड ऑन बार्टर सिस्टम. अब तक मनी का कुछ सिस्टम नहीं आया. इन द लेटर टाइम्स गोल्ड कॉइन कॉल्ड निकाश वर यूज्ड एज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज इन लार्ज ट्रांजैक्शन. रिलीजन की बात करें तो कि ऋग्वैदिक पीरियड में क्या ही रिलीजन फॉलो होता था. तो ऋग्वैदिक आर्यन जो वर्शिप किया करते थे नेचुरल फोर्सेस को. जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम समझेंगे कि बहुत टाइम तक नेचर को वर्शिप किया गया है. अब भी करते हैं लोग, हम भी करते हैं. भारत माता, हमारी गंगा मैया, इस टाइप में कि नेचर को वर्शिप किया जाता है. जैसे कि अर्थ हो गया, फायर, विंड, रेन एंड थंडर. दे पर्सनिफाइड दीज नेचुरल फोर्सेज इनटू मैनी गॉड्स एंड वर्शिप देम. द इम्पॉर्टेंट ऋग्वैदिक गॉड्स वर पृथ्वी यानी कि धरती, अग्नि जो कि फायर, वायु मतलब हवा, एंड वरुणा मतलब बारिश, एंड इंद्र मतलब थंडर. इन्होंने क्या किया कि जो हमारी नेचुरल फोर्सेस थी, अर्थ हो गया, फायर, विंड, रेन एंड थंडर, इन सबको पर्सनिफाइड कर दिया गया कि ये एक इंसान रूप दे दिया इनको. जैसे पृथ्वी रूप दिया धरती को, फायर को दिया अग्नि का रूप, विंड को दिया वायु का रूप, और रेन को दिया वरुणा का रूप. उसी तरीके से थंडर को दिया हमारे इंद्र का रूप. इंद्र वॉज मोस्ट पावरफुल अमंग देम ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड. इंद्र देवता को मोस्ट पावरफुल माना जाता था ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड. नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस टू इंद्र वॉज अग्नि. इम्पोर्टेंस के हिसाब से इंद्र सबसे ज्यादा पावरफुल थे. सबसे पहले इंद्र, दूसरे नंबर पे उन्होंने प्लेस किया अग्नि को. अग्नि यानी कि आग. हु वर रिगार्डेड एज इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड पीपल. वरुणा वॉज सपोज टू बी द अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर. वरुणा कौन है? वरुणा है हमारी बारिश, ठीक है, रेन. उसको उनको दिया गया एक दर्जा अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर का. देयर वर ऑल्सो फीमेल गॉड लाइक अदिति एंड उषास. There were no temples, no idol worship during the early Vedic period. Prayers were offered to the god in exception of rewards. Expectations of reward. भगवान से प्रार्थना की जाती थी एक रिवॉर्ड के मतलब एक्सपेक्ट रख के कि हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे तो हमें भगवान ये देंगे. प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू गॉड इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिवॉर्ड. घी, मिल्क एंड ग्रेन्स वर इवन गिवन एज ऑफरिंग्स. मतलब भगवान को क्या कि नेचुरल जो हमारे डिएटीज तो थे ही नहीं, जो रूप दिया गया था नेचर वर्शिप को, उसमें हम भगवान को घी, दूध और अनाज एज अ ऑफरिंग चढ़ाते थे, चढ़ावा. एलोबरेट रिचुअल्स वर फॉलोड ड्यूरिंग द वर्शिप. अब बारी आ गई है हमारे लेटर वैदिक पीरियड की,